डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ABST, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जम्मू। आज मैं आपको रैंक कोरिलेशन में एक ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जिसके अंदर रैंक ऑलरेडी आपको दी हुई है। अब तक हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं जिनमें हमने समंकों को पहले रैंक दी है, उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व किया है। यदि हमको क्वेश्चन में पहले से रैंक दी हुई हो तो हमें कैसे सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन के माध्यम से इस कंसेप्ट को हम समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ देता हूं और उसके बाद में उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है: 3 निर्णायकों के अलग अलग निर्णय द्वारा एक प्रतियोगिता के 10 प्रतियोगियों को निम्न क्रम स्थान उपलब्ध हुए। क्रमांतर सहसंबंध गुणांक के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि किन 2 निर्णायकों की रुचि सामान्य अभिरुचियों के अधिक निकट है। The competitors in a contest are ranked by 3 judges in the following order. Use the rank correlation coefficient to discuss which pair of judges has the nearest approach to common test. आपको 3 कॉलम दिए हैं, जज फर्स्ट, जज सेकंड और जज थर्ड। फर्स्ट जज की रैंक दी हुई है आपको 1, 6, 5, 10, 3, 2, 4, 9, 7, 8। सेकेंड जज ने रैंक दी हुई है 3, 5, 8, 4, 7, 10, 2, 1, 6 एंड 9। जो तीसरा जज है उसने रैंक दी है 6, 4, 9, 8, 1, 2, 3, 10, 5 और 7। देखिए, इस क्वेश्चन के अंतर्गत जो 3 डिफरेंट जजेज हैं उन्होंने कॉम्पिटिटर्स को मार्क्स नहीं दिए हैं, बल्कि उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर उनको रैंक दी हुई है। और किसी भी जज ने इस क्वेश्चन में समान रैंक नहीं दी हुई है, सब प्रतियोगियों को अलग अलग रैंक दी हुई है। यानी कोई भी प्रतियोगी ऐसा नहीं था जो समान रैंक रखता है तीनों जजों में। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में हमको सिर्फ इस क्वेश्चन में पूछा है, आप ये बताइए कि किन 2 निर्णायकों के निर्णय समानता अधिक है। तो जिन 2 निर्णायकों के रैंक कोरिलेशन सबसे ज्यादा पॉजिटिव पाया जाएगा उनके निर्णय में समानता है। या हम ये भी कह सकते हैं जिनकी रैंक कोरिलेशन यदि मान ली सबकी ऋणात्मक है तो सबसे कम जिसके ऋणात्मक होंगे जिन 2 जजेस के बीच में, उनके निर्णयों में समानता मिलेगी। अब यदि पहले से ही आपको रैंक दी हुई है तो एक स्टेप हमारा कम हो गया, जिसमें हम सबसे पहले जितनी श्रेणियां हमको दी उनमें रैंक देते थे। यहां ऑलरेडी रैंक दी हुई है और रैंक कोरिलेशन हम 2 श्रेणियों के बीच में ज्ञात करते हैं, तो ऑलरेडी रैंक दी हुई है हमको, तो हमको पहला स्टेप जिसमें रैंक देते हैं वो रैंक नहीं देनी है। रैंक ऑलरेडी दी हुई है, सीधा हम डी ज्ञात करेंगे, डी स्क्वायर ज्ञात करेंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में 3 जजेज हैं तो हमको समानता ज्ञात करने के लिए फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और थर्ड, सेकंड और थर्ड, यानी 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे जिसमें हम डी निकालेंगे, तीनों का डी स्क्वायर ज्ञात करेंगे और फिर फॉर्मूला रख कर उसमें वैल्यूज पुटअप करेंगे और बाद में रैंक कोरिलेशन ज्ञात करेंगे। और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव जिसके बीच में होगी हमारा निर्णय होगा
उनके बीच में सर्वाधिक समानता है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिएगा कैलकुलेशन ऑफ रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय स्पेरमैन-कोटी मेथड। सीरियल नंबर 1 to 10 रैंक बाय फर्स्ट जज, जिसे हम R1 बोलेंगे, 1 6 5 10 3 2 4 9 7 एंड 8। आप दूसरी रैंक की भी लिख दीजिएगा जज की, रैंक बाय सेकंड जज, जिसे हम R2 बोलेंगे, 3 5 8 4 7 10 2 1 6 एंड 9। हमारे पास तीसरा जज भी है जिसने भी रैंक दी है, वो भी लिख दीजिएगा, रैंक बाय थर्ड जज, 6 4 9 8 1 2 3 10 5 एंड 7। इन तीनों जजेस ने जो रैंक दी हमने लिख दी है। अब आप डी निकालिएगा और डी का बाद में स्क्वायर करेंगे हम। देखिए पहले जो कॉलम बनेगा इसमें पहला जज और दूसरे जज का अंतर निकालेंगे, 1 - 3 तो डी आएगा 2। क्योंकि डी का उपयोग नहीं होता, डी स्क्वायर का ही उपयोग होता है। आप चाहें तो यहाँ पर सीधा उनका स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं, जैसा मैंने इस क्वेश्चन में किया है। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएंगे। 6 - 5 1 बचेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा स्क्वायर हमारा। 5 - 8 3 आएंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ गया। 10 - 4 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा। 3 - 7 माइनस के 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा। 2 - 10 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 आ गया। देन 9 - 1 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 64 आ गया। 7 - 6 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। 8 - 9 -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। इसका टोटल कर लीजिएगा, 4 + 1 + 9 + 36 + 16 + 64 + 4 + 64 + 1 + 1, ये टोटल आ गया 200 समीशन डी स्क्वायर फर्स्ट एंड सेकेंड जज के बीच में। अब हम सेकेंड और थर्ड के बीच में निकाल लेते हैं। तो डी स्क्वायर निकालते हैं, पहले डी निकालेंगे उसके बाद में डी स्क्वायर, सीधा अपन क्वेश्चन में डी स्क्वायर लिख देते हैं। 3 - 6 डिफरेंस आ गया हमारे पास में, 3 का मल्टीप्लाई करने पर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ गया, डी स्क्वायर में 9 लिखेंगे। 5 - 4 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1। 8 - 9 अगेन 1। 4 - 8 माइनस के 4 -4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 16। 7 - 1 6 आएंगे, 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर बस 36। 10 - 2 8 आएंगे, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64। 2 - 3 1 आएंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। 1 - 10 माइनस के 9 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81। 6 - 5 1 बचेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। और लास्ट में 9 - 7 प्लस के 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 4। इसका टोटल कर लीजिएगा, 9 + 1 + 1 + 16 + 36 + 64 + 1 + 81 + 1 + 4, ये टोटल आ गया 214 214। तो ये आ गया सेकंड और थर्ड जज के बीच में। अब ही हमें एक जज एक और निकालना है कि फर्स्ट और थर्ड के बीच में क्या स्थिति है। पहले निकाला फर्स्ट और सेकंड के बीच में, फिर निकाला सेकंड और थर्ड के बीच में, अब निकालेंगे फर्स्ट और थर्ड के बीच में। तो 1 - 6 5 से 5 को मल्टीप्लाई कर 25 डी स्क्वायर 25। 6 - 4 1
6 माइनस 4 सॉरी 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने में 4, 5 माइनस 9 4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 10 माइनस 8 2, 2 से 2 मल्टीप्लाई करने पर 4, 3 माइनस 7 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 3 माइनस 1 सॉरी 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है 4, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 3 1, 9 माइनस 10 1, 7 माइनस 5 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है 4, और लास्ट में 8 माइनस 7 1 मल्टीप्लाई करने पर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, टोटल कर लीजिएगा 25 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4 और लास्ट में प्लस 1। ये टोटल आ गया हमारा 60। अब फॉर्मूला लिखिएगा। फॉर्मूला हमारा 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। पहले फर्स्ट और सेकेंड जज के बीच में जो वैल्यूज हैं वो पुटअप कर दीजिएगा। 1 माइनस 6 इंटू 200 अपॉन 10 स्क्वायर माइनस 1, 6 इंटू 200 तो 1200 अपॉन 990 भाग देने पर 1 माइनस 1.21 तो माइनस के 0.21, यानी पहले और दूसरे जज के बीच में नेगेटिव रिलेशन है 0.21 से। अब आप निकाल लीजिएगा सेकेंड और थर्ड के बीच में समेशन डी स्क्वायर 214 आया इसका था। 1 माइनस 6 इंटू 200 14 अपॉन 10 स्क्वायर माइनस 1 तो 600 को 2214 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आएंगे 1284। इसको 990 से डिवाइड करने पर 1 माइनस 0.7 1.7 सॉरी 1284 को 990 से डिवाइड करेंगे तो 1.3 आएंगे। तो 1 माइनस 1.3 तो माइनस के 0.3। ये सेकेंड और थर्ड जज के बीच में हो गया। अब तीसरे स्थिति बनेगी सेकेंड और थर्ड जज के बीच में। समेशन डी स्क्वायर यहाँ पर 60 था तो 1 माइनस 6 इंटू 60 अपॉन 10 स्क्वायर माइनस 1 10 का स्क्वायर माइनस 1, 6 को 60 से मल्टीप्लाई 36 अपॉन 990 हम डिवाइड कर देंगे 0.34, 1 में से लेस कर दीजिएगा तो 0.636। अब हमारे पास में तीनों जजों के रैंक कोरिलेशन प्राप्त हो गए, फर्स्ट और सेकंड, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट और सेकंड का रिजल्ट था -21, सेकेंड और थर्ड का था -0.3, फर्स्ट और थर्ड का रिजल्ट है रैंक कोरिलेशन का कोफिशिएंट 0.636, यानी केवल एक फर्स्ट और थर्ड की जज के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, बाकी फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन यानी उनमें समानता नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं इस क्वेश्चन में पहले और तीसरे निर्णायकों के दृष्टिकोण में निकटता सबसे अधिक है क्योंकि उनके बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आए, केवल जजेस का नहीं, यदि हमको किसी क्वेश्चन में पहले से रैंक दी हुई है दोबारा से रैंक नहीं देनी। रैंक तभी देनी है जब हमको ओरिजिनल डेटा दिए हुए और रैंक देने के लिए कहा जाए कि इनको रैंक दीजिएगा। अदरवाइज यदि रैंक दी हुई है हमको दोबारा रैंक नहीं देंगे। एक श्रेणी में दी हुई है तो एक में रैंक नहीं देनी, दोनों में रैंक दी हुई है तो दोनों में नहीं देनी। इस प्रकार हम रैंक कोरिलेशन का उपयोग करके सहसंबंध ज्ञात करेंगे जब हम ऑलरेडी रैंक दी हुई। मान लीजिए क्वेश्चन में समान रैंक दी हुई हो तो
समान रैंक देने पर फॉर्मूला वही काम लीजिएगा समान रैंक देने पर देते, यानी 1 - 6 समेशन d² प्लस 1/12 m3 - m, इस फॉर्मूले का उपयोग करते हुए आप रैंक कोरिलेशन ज्ञात करेंगे। इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई कठिनाई लग रही हो, आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर या फ़ोन पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।